हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे हार्ट के वैल्व्स के संबंधित बीमारियों के बारे में। वैल्व्स क्या होते हैं? नॉर्मली हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स होते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स, और ये वेंट्रिकल्स 2 बड़ी नलियों में कनेक्ट करते हैं, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी। इन सभी चेंबर्स को सेपरेट करने के लिए या इनके बीच में डिवीजन करने के लिए, ताकि आपस में इनका ब्लड मिक्स ना हो, एक वैल्व्स होते हैं जो कि नॉर्मली एक पंखुड़ी जैसे होते हैं, जो बार बार खुलते बंद होते हैं और ब्लड को मिक्स होने से रोकते हैं। नॉर्मली हार्ट में 4 वैल्व्स होते हैं। ये ब्लड को सेपरेट करने का ही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी इन वैल्व्स में कुछ तरह की बीमारियां हो सकती है। कभी कभी वैल्व के इन्फेक्शन हो सकते हैं, वैल्व को स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से या तो वैल्व सिकुड़ जाते हैं यानी बहुत छोटे हो जाते हैं, या डैमेज हो जाते हैं तो फट जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें लीकेज हो जाता है। जब वैल्व छोटे हो जाते हैं तो दोनों चेम्बर्स के बीच में ब्लड का जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है, तो इसलिए पेशेंट को सांस फूलने और दूसरी तरह के प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाते हैं। वैल्व जब लीक होने लगता है तो ब्लड जिस डायरेक्शन में जाना होता है उसके बदले दूसरी साइड में जाने का लगता है, लीक होने लगता है। तो इससे भी पेशेंट को सांस फूलने की, धड़कन बढ़ने की और कमज़ोरी लगने की, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 2 तरह की बीमारियां होती हैं। एक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो इंडिया में काफ़ी कॉमन है, जो बचपन में होने वाली बीमारी है। ज़्यादातर ये 10 से 15 साल की आयु में होने वाला वैल्व का डैमेज की बीमारी है। इसमें एक स्ट्रेप्टोकोकस करके जो कॉमन बैक्टीरिया, जो ज़्यादातर गले की खराश या फेरेंजाइटिस में भी देखा जाता है, ये बैक्टीरिया हार्ट के वैल्व्स को अफेक्ट करता है और उसमें बॉडी एक एंटीबॉडीज़ बनाती है, यानी बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए कीटाणुनाशक जो एंटीबॉडी बनाती है वो बॉडी के वैल्व्स को ही डैमेज करने लगती है। इसको ऑटो इम्यून फिनोमेना बोलते हैं, जिसकी वजह से वैल्व्स परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म में पेशेंट को ये परेशान करते हैं। इसमें वैल्व सडनली अचानक अगर डैमेज हो जाए तो वैल्व फट जाता है या टियर हो जाता है, जिससे सडन लीकेज हो जाता है और हार्ट फेलियर हो सकता है आदमी को। धीरे धीरे करके अगर ये स्लोली हार्ट को डैमेज करते हैं तो वैल्व को लीक भी करा सकते हैं और वैल्व को छोटा भी कर सकते हैं। जो छोटे वैल्व होते हैं उसको स्टेनोज्ड वैल्व बोलते हैं, जो लीक होते हैं वैल्व उसको रिगर्जिटेंट वैल्व बोलते हैं। ज़्यादातर इस तरह के जो वैल्व्स हैं इसको हम इकोकार्डियोग्राफी करके डिटेक्ट करते हैं। ज़्यादातर इको से वैल्व में जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो वैल्व छोटा है, कितने प्रेशर्स हैं, कितना प्रेशर डिफरेंस है, उसमें ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत है कि नहीं, किस स्टेज तक हम ऑपरेशन के लिए वेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ इको के बेसिस पे हम जज कर सकते हैं। रूमेटिक फीवर पहले ज़माने में ज़्यादा देखा जाता था, जब बचपन में लोगों को जोड़ों के दर्द के साथ बुखार आता था, जिसमें ये वैल्व डैमेज हो जाता था। आजकल क्योंकि डेवलपमेंट काफ़ी हो गई है और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का हमारी कंट्री का भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया, इसलिए ये बीमारी कम देखी जाती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो रूमेटिक फीवर आजकल ऑलमोस्ट नहीं ही देखा जाता है। इंडिया में भी आजकल काफ़ी कम हो गया, क्योंकि ये डिजीज़ ज़्यादातर लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, यहाँ ज़्यादातर लोग साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते, प्रॉपर हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, उन लोगों में ही ज़्यादा देखा जाता है। अब हमारे कंट्री में भी काफ़ी डेवलपमेंट है, इसके चक्कर में ये बीमारी का प्रेवलेंस पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो गया है। पहले वैल्व वाले पेशेंट काफ़ी ज़्यादा आते थे, अब इंडिया में भी उसका प्रेवलेंस काफ़ी कम हो गया है। अगर किसी को रूमेटिक फीवर यानी जोड़ों का दर्द लेके बुखार आता है तो वैसे पेशेंट में पेनिसिलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ और एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, पर एक बार ही पेनिसिलिन अगर चालू होता है तो ज़्यादातर पेशेंट को 30 से 40 वर्ष की आयु तक देना पड़ता है, क्योंकि जिनको भी रूमेटिक फीवर या वैल्व में डैमेज होने की टेंडेंसीज़ हैं उनको ये बार बार स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है और बार बार डैमेज हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी जिसको स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होता है सबके वैल्व ख़राब हो जाते हैं। जिसमें टेंडेंसी है इस ऑटो एंटीबॉडी बनाने का, सिर्फ उन्हीं पेशेंट का वैल्व इस बैक्टीरिया की वजह से ख़राब होता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के लिए खाने पीने से तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ थोड़ा सा नमक और पानी रेस्ट्रिक्टेड रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पेशेंट को हार्ट फेलियर हो जाता है। कई पेशेंट जो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के होते हैं जिसमें हार्ट ज़्यादा डायलेट हो जाता है, उसमें हार्ट का धबकारा अनियमित हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स में एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, जिसकी वजह से हार्ट से क्लॉट ब्रेन में जा सकता है। तो इसके लिए हमें खून पतला करने की दवा और हार्ट की गति को कंट्रोल करने की दवा देनी पड़ती है। इस तरह की दवाइयाँ हमें ज़्यादातर लाइफ टाइम कंटिन्यू करनी पड़ती है। कई पेशेंट्स जो रूमेटिक फीवर के काफ़ी टाइम तक स्टेबल रहते हैं, वो सडनली वैल्वुलर प्रॉब्लम्स होने की वजह से सडनली डिटोरिएट करते हैं। इसका सडन डिटोरिएशन का कारण ज़्यादातर पेशेंट्स में या तो कोई लंग्स में इन्फेक्शन होता है या ये नया एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, जिसकी वजह से पहले से जो पेशेंट को सांस का तकलीफ अगर नहीं था, सडनली वो डिटोरिएट करके ख़राब कंडीशन में आता है, कभी कभी भर्ती भी करना पड़ता है।
अगर किसी पेशेंट को रिसेंट कोई स्ट्रोक हुआ हो या कोई सडन कॉम्प्लिकेशन हुआ हो तो वैसे में तुरंत हम हार्ट के वैल्व का ऑपरेशन नहीं कर सकते। जब पेशेंट स्टेबल होता है और उसकी वैल्व की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसको ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं किया जाता, तो ही हम पेशेंट को सर्जरी के लिए भेजते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए या वैल्व को नॉर्मल करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं आती है। मेडिसिन जो हम देते हैं उससे इवन वैल्व के ख़राब होने का डैमेज रेट जो है वो भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, कुछ इसको कम किया जा सकता है और पेशेंट के सिम्टम्स को थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन दवाइयाँ इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं। अगर किसी का वैल्व स्टेनोज्ड है यानी सिकुड़ा हुआ है तो उसमें बलून वैल्वुलोप्लास्टी कर सकते हैं, यानी एक बलून जैसे एंजियोप्लास्टी करते हैं वैसे वैल्व के लिए भी एक स्पेशली डिज़ाइन बलून कैथेटर आता है जिसको हार्ट के पास ले जाके अगर फुला देते हैं तो वैल्व्स खुल जाते हैं। इसका सर्जरी से एडवांटेज है कि ये बार बार किया जा सकता है, ओपन हार्ट सर्जरी नहीं है, उसमें वैल्व को चेंज नहीं करना पड़ता। पर हाँ, इसमें सिग्निफिकेंट 40 to 50% केसेस को अगले 5 से 10 साल में वापस से वैल्व ख़राब हो जाता है और फिर से दोबारा बलून की या दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभार ये भी होता है कि बलून से हम जब वैल्व को डायलेट करते हैं तो वैल्व फट सकता है, लीक हो सकता है, जिससे कि तुरंत इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत भी पेशेंट को पड़ सकती है। ज़्यादातर कोई पेशेंट को अगर माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ है यानी बहुत सीवियर वैल्व खराबी नहीं है तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर्जरी यूजली तब करनी चाहिए जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो या हार्ट फेलियर की तरफ बढ़ रहा है या पेशेंट में सडन डिटोरिएशन हुआ या एट्रियल फिब्रिलेशन चालू हो गया है, वैसे टाइम पे सर्जरी करनी चाहिए। कई पेशेंट्स में जहाँ वैल्व रिपेयर किया जा सकता है वहाँ सर्जरी उसको रिपेयर करने का कोशिश करते हैं, पर जहाँ रिपेयर नहीं हो सकता वहाँ उसको वैल्व से रिप्लेस करते हैं। ये जो वैल्व्स रिप्लेस करते हैं ये दो तरह के वैल्व्स आते हैं, एक मेटल वाले और एक टिश्यू वाले। मेटल वाले वैल्व यूजली हम यंग पेशेंट में यूज़ करते हैं या मिडिल एज पेशेंट में यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, लेकिन इनके साथ हमें कंटिन्यूस खून पतला करने का दवा लेते रहना पड़ता है। टिश्यू वाले वैल्व ज़्यादातर हम उम्रदराज पेशेंट में प्रेफर करते हैं क्योंकि इनकी लाइफ कम होती है, 10 से 15 साल में ख़राब हो जाते हैं, पर इनके लिए हमें खून पतला करने की दवा नहीं देनी पड़ती है। तो उम्रदराज पेशेंट में जहाँ ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ हम इसको टिश्यू वाले वैल्व प्रेफर करते हैं। वैल्व वाले पेशेंट्स में कई बार हम वैल्व को रिपेयर करने के लिए वैल्व क्लिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। वैल्व क्लिप्स न्यूअर कॉन्सेप्ट है, काफ़ी कॉस्टली आते हैं, ये माइट्रा क्लिप के नाम से आते हैं। इसके से अगर वैल्व में ज़्यादा लीकेज वगैरह हो तो इसको हम क्लिप लगा के वैल्व का लीकेज को कम भी कर सकते हैं, पर ये सिलेक्टेड केसेस में यूज़ किया जा सकता है। हर तरह के केसेस में इसको यूज़ करना इतना ईजी नहीं है और रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते हैं। सर्जरी के बाद के इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सर्जरी के बाद भी कुछ पेशेंट्स को वैल्व रिलेटेड थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो आते हैं। लाइफ टाइम खून पतला करने की दवा उनको लेते रहना पड़ता है और ये दवा का डोज प्रॉपर हो इसके लिए उनको एक रेगुलरली हर मंथ में एक PTINR टेस्ट करना पड़ता है। ये PTINR टेस्ट में उनको एक स्पेसिफिक टारगेट दे दिया जाता है कि INR 2 to 3 या 2.5 to 3.5 के बीच में मेंटेन रहना चाहिए। अगर INR इससे कम होता है तो क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाता है, INR इससे अगर ज़्यादा होता है तो ब्लीडिंग का चांस बढ़ जाता है। इसलिए हर महीने उनको खून पतला कितना पतला है वो जाँच करने के लिए PTINR टेस्ट करते रहना पड़ता है। थोड़े बहुत पेशेंट्स में सर्जरी के बाद हार्ट का पंप फंक्शन भी डिटोरिएट होता है क्योंकि वैल्व निकालने के टाइम हार्ट का थोड़ा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, इसलिए पेशेंट्स कई बार सर्जरी के बाद उतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं भी शो करते, कई बार डिटोरिएशन भी होता है पेशेंट में सर्जरी के बाद। प्रेग्नेंट पेशेंट्स या पेशेंट जिन को प्रेगनेंसी प्लान्ड है उनके केस में कभी कभी टिश्यू वैल्व्स प्रीफर करते हैं क्योंकि जो खून पतला करने की दवाएं हैं वो बच्चे को थोड़ा नुकसान कर सकती है, बच्चे में विकृति पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी प्लान करने वाले पेशेंट में कभी कभार टिश्यू वैल्व्स को प्रीफर किया जाता है, पर इसमें प्रॉब्लम वापस से ये आती है कि 10 साल में वैल्व जब ख़राब हो जाता है तो चेंज करने में दिक्कत आती है क्योंकि रिपीट सर्जरी इसमें इतना ईजी नहीं है और रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंडली, जिन पेशेंट्स को पहले से अगर धबकारे का प्रॉब्लम है और उनको खून पतला करने की दवा की ज़रूरत है लाइफ टाइम लेने की, यानी कि एट्रियल फिब्रिलेशन है, वैसे पेशेंट में हम मेटल वाले वैल्व्स ही प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें टिश्यू वैल्व डालने के बाद भी खून पतला करने का दवा वैसे भी पेशेंट को देना ही पड़ता है, तो वैसे पेशेंट में हम मेटालिक वैल्व्स ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पोस्ट सर्जरी के फॉलोअप के रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर पेशेंट्स को दवाई लाइफ टाइम लेनी पड़ती है, खासकर खून पतला करने की दवाइयाँ। जो पेशेंट्स रोमैटिक फीवर के प्रोफाइलैक्सिस पे उनको पेंसिन प्रोफाइलैक्सिस कंटिन्यू रखना चाहिए, आइडियली लगभग 40 वर्ष की आयु तक इनको ये कंटिन्यू रखना चाहिए। वैल्व चेंज होने के बाद अगर पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस की ज़रूरत है यानी ये कंट्रोवर्शियल है, पर लेकिन अगर कंटिन्यू रखें तो बेटर है क्योंकि इसमें एक वैल्व को आपने चेंज कर दिया, बाकी वैल्व्स में फिर भी डैमेज होने का चांस रहता है, तो इसलिए
उसको पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस कंटिन्यू रखे तो बेटर रहता है। PTINR यूजली नॉर्मली हमें महीने में एक बार चेक करना चाहिए, और जो पेशेंट्स को PTINR रेगुलर चेक कर रहे हैं उनको हरी साग सब्जी लेने पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है। एक्चुअल में हरी साग सब्जी में थोड़ा विटामिन K रहता है, और ये PTINR जो वैल्यूज़ है उसके साथ इंटरफेयर करता है। नॉर्मली फिश, लिवर, मीट, एग्स, ये नॉन वेजिटेरियन फूड्स में भी थोड़ा विटामिन K रहता है। इसके अलावा मेनली आपको पत्ता गोभी, पालक, मेथी, इस तरह की हरी साग सब्जियों का रेस्ट्रिक्शन रखना है। इनको पूरी तरह से बंद रखना है हम वैसा नहीं करते, पर महीने में एक कैलकुलेटेड अमाउंट रखिए। महीने में अगर आप 3 से 4 बार अगर ये ले रहे हैं तो रेगुलर उतना ही लीजिए, बहुत ज़्यादा चेंज मत करिए। अगर आप एक महीने में 3 बार ले रहे हैं और एक महीने में 10 बार ले रहे हैं तो आपका PTINR वैल्यूज़ बार बार फ्लक्चुएट करेगा, और उसको मॉनिटर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें दवा का डोज बार बार चेंज करना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। PTINR टेस्ट को आप घर पे भी मॉनिटर कर सकते हैं, किसी भी लैब में PTINR करा लीजिए। अगर वैल्यूज़ ठीक आ रहे हैं तो बार बार उसके लिए डॉक्टर को पास आने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर PTINR वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं और दवा का डोज चेंज करना है आपको, या कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, कोई स्किन में ब्लीडिंग के पैचेस आ रहे हैं, या कोई जगह से ब्लीडिंग पेशेंट को चालू हो गई, वैसे पेशेंट में डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत है। कभी कभार अगर पेशेंट को सडन वर्सनिंग हो जाती है, सडन कंडीशन बिगड़ जाती है, उसका कारण ये होता है कि वाल्व में क्लॉट जम जाता है ऑपरेशन के बाद। ऐसे पेशेंट में अगर जो एसिट्रॉम दवाइयाँ मिस कर देते हैं, बंद कर देते हैं, या PTINR वैल्यूज़ प्रॉपरली टाइट्रेट नहीं करते तो वाल्व में सडन क्लॉटिंग हो जाता है। ऐसे पेशेंट को भर्ती करके हमें खून पतला करने के स्ट्रॉन्ग इंजेक्शंस, जो हम हार्ट अटैक के पेशेंट या एम्बोलिज्म के पेशेंट में देते हैं, वो इंजेक्शन उनको देना पड़ता है 1 से 2 दिन तक। पर इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, और कई बार वाल्व 70-80% में पूरे खुल जाते हैं, 10-20% में पूरे नहीं भी खुलते हैं, तो उसमें आगे सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ये इंजेक्शन जो हम देते हैं इसमें कभी कभार सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग का भी रिस्क रहता है, और ये ब्लीडिंग कभी कभी डेंजरस भी हो सकती है। ज़्यादातर पेशेंट जिसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है उसको हर 2 से 3 महीने में OPD फॉलोअप्स करते रहना चाहिए। ज़्यादातर पेशेंट्स को हर 6 मंथ्स टू 1 ईयर में एटलीस्ट एक बार इको करवाते रहना चाहिए, ताकि वाल्व्स में फर्दर कोई डैमेज तो नहीं हो रहा, या ऑपरेशन या कोई सर्जरी प्लान करनी है कि नहीं, वो डिसाइड करने के लिए इको एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर में एक बार करते रहना चाहिए। और कभी कभी सर्जरी करना है कि नहीं, वो पेशेंट का एफर्ट टॉलरेंस डिसाइड करने के लिए ट्रेडमिल टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि रूटीनली ट्रेडमिल इसमें हम नहीं करते हैं, पर कभी कभी ट्रेडमिल टेस्ट का भी ज़रूरत पड़ता है, ये देखने के लिए कि सर्जरी करने का सही समय अभी है कि नहीं है। और ऑपरेशन करने से पहले जो 35-40 साल की आयु के बाद वाले पेशेंट होते हैं उसमें हार्ट का एक बार एंजियोग्राफी भी करके देखना पड़ता है, ताकि अगर पेशेंट की नली में कोई ब्लॉकेज हो तो साथ ही साथ उसमें भी ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो उसे किया जा सके, ताकि बार बार उसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू। ये भी 3-4 मिनट का जैसा होगा। वाल्व के पेशेंट जिनको हम खून पतला करने की दवाइयाँ देते हैं, जिसको विटामिन के एंटागोनिस्ट या एसिट्रॉम या वारफरिन दवाइयाँ कहते हैं, ये दवाई हम देते हैं। इस तरह के पेशेंट में हरी साग सब्जी हम रेस्ट्रिक्टेड करने को बोलते हैं पेशेंट को। लेकिन अगर हरी साग सब्जी पेशेंट का हम हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, या पूरी तरह से अगर बंद कर देते हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स को न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है, और इस तरह के पेशेंट्स का उनको फूड चॉइसेस में भी उनको अफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह के पेशेंट्स में हम ज़्यादातर ये उनको एडवाइस करते हैं कि हरी साग सब्जी रेस्ट्रिक्टेड रखें, पूरी तरह उसको बंद करने का ज़रूरत नहीं है। महीने में कितने बार उसको कंज्यूम कर रहे हैं वो फिक्स रखें, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं करें, किसी महीने में 4 बार और किसी महीने में 10 बार खाएं, वैसा ना करें। एक फिक्स्ड अमाउंट में उसको लेते रहें, ताकि हम उस हिसाब से वारफरिन की गोली का या एसिट्रॉम की गोली का डोज चेंज कर सकें। फूड का जो रिस्ट्रिक्शन वैल्वुलर हार्ट पेशेंट्स में हम बोलते हैं, वो ज़्यादातर हरी साग सब्जी के लिए ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहता है। पर ऐसे लोगों को तेल घी वाले खाना खाने के लिए इतनी मनाही नहीं रहती, वो नॉर्मल अपना खाना खा सकते हैं। ये बीमारी जो है कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड बीमारी नहीं है, इसलिए इसमें तेल घी, नमक, ये सब चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन उतना ज़्यादा नहीं रहता। हाँ, अगर किसी का वाल्व बहुत ज़्यादा डैमेज है तो उसको पानी का और नमक का रिस्ट्रिक्शन रह सकता है, क्योंकि वैसे पेशेंट को हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है। पर वैसे पेशेंट को हम तला तीखा खाने में और कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स खाने के लिए उतना मना नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर नलियों की बीमारी और वाल्व की बीमारी बिल्कुल अलग होती है। वाल्व वाले पेशेंट को हम ज़्यादा हाई प्रोटीन वाली चीज़ें खाने को या ज़्यादा कैल्शियम वाली चीज़ें को खाने को ज़्यादा बोलते हैं, स्पेशली अगर उनकी सर्जरी होने वाली हो, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स में सर्जरी में अगर ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम वाली चीज़ें खाते हैं तो सर्जरी का घाव भरने में थोड़ी उनको मदद मिलती है। यूजली ये एसिट्रॉम और एंटीकोएगुलेशन वाली दवाइयाँ जो हम लेते हैं उसका इफेक्ट जांच करने के लिए हम PTINR टेस्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट जो ये PTINR का टेस्ट करा रहा है वो महीने में एक बार कराए, और डेफिनेटली वो
किसी सेम लैब में कराए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, या बार बार लैब्स चेंज ना करें, क्योंकि ये जो PTINR का टेस्ट है लैब टू लैब में किट्स का वेरिएशन हो सकता है जो सैंपल टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें अलग अलग लोगों में अगर हम अलग अलग लैब्स में सेम व्यक्ति का ब्लड भी टेस्ट करते हैं तो वैल्यूज़ अलग अलग आ सकती हैं, जिसके हिसाब से दवा का डोज चेंज करने में दिक्कत आती है। तो इसलिए एक कोई भी स्टैंडर्ड लैब में टेस्ट बार बार कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें कई बार सैंपल कलेक्शन भी अगर अलग अलग लेबॉर्ट्री में प्रॉपरली नहीं किया जाए तो भी वैल्यूज़ गलत आ सकती हैं। तो इसके लिए भी कई बार PTINR टेस्ट को बार बार रिपीट करके भी देखना पड़ता है, क्योंकि ज़रा भी वेरिएशन इसमें आ जाए तो पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकता है। ये जो ओरल एंटीऑक्सिडेंट्स पेशेंट्स खाते हैं, इससे कई बार ब्लीडिंग से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जिसमें शरीर में कहीं भी खांसी उल्टी मोशन में थोड़ा ब्लीडिंग हो सकता है। कई बार शरीर में खून के धब्बे या चकत्ते, जिसको इकाइमोसिस बोलते हैं, वैसे पड़ सकते हैं। अगर माइनर ब्लीडिंग है तो उसके लिए इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर सीवियर या सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करेंगे सर्जरी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। इसमें ज़्यादातर पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिनका माइल्ड टू मॉडरेट वैल का डैमेज हुआ है या बहुत ख़राब वैल की कंडीशन नहीं है, हार्ट फेलियर वगैरह नहीं हुआ है। ऐसे पेशेंट में हम बिना सर्जरी के भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक पेशेंट को कंटिन्यू रख सकते हैं। यूजली सर्जरी तब करना चाहिए जब हार्ट डैमेज होना चालू हो जाए, या पेशेंट को सांस फूलना चालू हो जाए, या उसके सिम्टम्स दवाओं से मैनेज ना हो, ऐसी कंडीशन में वो आ जाए, या कभी कभी इस पेशेंट को सडन धबकारे के अनियमितता, जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, वैसा अगर डेवलप हो जाए तो सर्जरी करनी चाहिए। इसमें सर्जरी के अलावा एक इंटरवेंशन वाला मैनेजमेंट आता है, जिसमें हम बिना सर्जरी के कैथेटर से वैल्व को चेंज कर सकते हैं। इसमें जो एओर्टिक वैल्व, हार्ट की मेन नली का वैल्व है, उसको चेंज करने की प्रोसीजर को टावी बोलते हैं, यानी ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वैल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी। इसमें एक बड़ा कैथेटर लेके एक टिश्यू वाला वैल्व, एक जैसे स्टेंट होता है वैसे एक कैथेटर के अंदर वो चिपका हुआ रहता है, उसको हार्ट के जो वैल्व वाली जगह पर हम ले जाते हैं और उसको हाई प्रेशर बलून से फुला देते हैं, तो वैल्व पुराने वैल्व के ऊपर चिपक जाता है, और उसको फुला देते हैं तो पुराने वैल्व को क्रश करके उसकी जगह वो बैठ जाता है। तो इस तरह की प्रोसीजर हम ज़्यादातर ऐसे केसेस में प्रेफर करते हैं जहाँ रेगुलर सर्जरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कैथेटर वाली टेक्निक काफ़ी सेफ़ है पर कंपैरेटिवली काफ़ी कॉस्टली है। इसलिए लो रिस्क पेशेंट्स में इसको उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। जहाँ पेशेंट को ओपन हार्ट सर्जरी के लिए इंडिकेटेड नहीं है, या ओपन हार्ट सर्जरी में बहुत ज़्यादा सर्जिकल रिस्क आ रहा है, वहाँ पे हम इस टावी टेक्निक को प्रेफर करते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ कॉस्ट कंसर्न्स। और थोड़ा बहुत ये है कि अभी थोड़ी रिसेंट टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसमें बहुत सालों के बाद वैल्व्स को डैमेज होने के बाद कैसे रिपेयर किया जाएगा, वो टेक्नोलॉजी पर अभी थोड़ा सा कंसर्न्स है। इसके लिए ये लो रिस्क पेशेंट्स में अभी उतना प्रेफर्ड टेक्निक नहीं है। हाई रिस्क पेशेंट्स में जहाँ सर्जरी पॉसिबल नहीं है, वहाँ इसको रेगुलरली यूज़ किया जा सकता है, खासकर 70-80 साल 90 साल के वैसे लोगों में जहाँ वैल्व ख़राब तो बहुत है, सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन सर्जरी पॉसिबल नहीं है। वैल्व वाले पेशेंट में एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि ये वैल्व्स जिन पेशेंट को मेटल वाले वैल्व्स लगाए जाते हैं, उसमें MRI या ऐसे मैग्नेटिक वाले डिवाइसेस यूज़ करना सेफ़ है कि नहीं। कई पेशेंट्स इसमें घबराते हैं, अगर उनका कोई स्कैन करना होता है तो डॉक्टर्स हमें फ़ोन करते हैं कि इसमें MRI कर सकते हैं कि नहीं। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि वैल्व ज़्यादातर MRI के लिए सेफ़ रहते हैं। ज़्यादातर वैल्व जो है टाइटेनियम से बनाए जाते हैं, जो कि मैग्नेट से अफेक्ट नहीं होता है। तो ज़्यादातर पेशेंट को आप पहले 6 मंथ्स के बाद MRI स्कैन कर सकते हैं। पहले 6 मंथ्स के बाद जब वैल्व का केसिंग थोड़ा लूज़ रहता है, वैल्व प्रॉपर्ली अटैच नहीं रहता है, उस समय थोड़ा MRI स्कैन या कोई भी बड़े मैग्नेट्स का एक्सपोजर अवॉइड करने को पेशेंट को कहते हैं, क्योंकि इससे वैल्व बाहर तो नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा डैमेज हो सकता है, थोड़ा मूव कर सकता है। तो क्योंकि कभी कभार जो मेटल यूज़ होता है उसमें थोड़ा इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, तो इसलिए पेशेंट को पहले 6 मंथ्स में MRI अवॉइड करने को बोलते हैं, अनलेस पेशेंट को एब्सोल्यूट इमरजेंसी है। 6 मंथ्स के बियॉन्ड वो MRI रूटीनली करा सकता है। ये वैल्व्स नॉन फेरोमैग्नेटिक होते हैं, इसलिए इसमें MRI का या बड़े मैग्नेट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पेसमेकर वाले पेशेंट में जो रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं वो वैल्व वाले पेशेंट्स में एप्लीकेबल नहीं रहते हैं।